कल हम लोग 31A पे बात कर रहे थे। तो 31A और 31B फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ये बताया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट जब किया था और फर्स्ट अमेंडमेंट से जब 31A जोड़ा था, तो उसकी जो भाषा वो केवल इतनी थी कि अगर जो स्टेट है, ठीक है ना, उसमें जो अधिकार किसी भी व्यक्ति के, स्टेट यानी वो भूमि जिसे भूमिधरी की भूमि कहा जाता है, उसी को संपदा या स्टेट कहा जाता है। तो अगर किसी के भूमिधरी वाली जो भूमि उसमें कोई अधिकार, तो उन अधिकारों का अर्जन अगर राज्य करता है या उन अधिकारों में कोई परिवर्तन करता है या उन अधिकारों का निर्वापन करता है, यानी समाप्त करता है उस व्यक्ति के अधिकार, ठीक है। निर्वापन का मतलब एक व्यक्ति के अधिकार समाप्त हुए किसी भी भूमि में या किसी भी विषय वस्तु में जिसमें उसके अधिकारों का निर्वापन किया गया। लेकिन जिसने निर्वापन किया वो उन अधिकारों को अपने हाथ में ले रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब अपने हाथ में ले लेगा तब अर्जन कहलाएगा, तब एक्विजिशन कहलाएगा, एक्वायर करना कहलाएगा। एक्विजिशन नहीं कर रहे, एक्सटिंग्विशमेंट यानी निर्वापन ये कर रहे, अपने आप नहीं ले रहे, किसी और को दे रहे। या मॉडिफिकेशन यानी किसी व्यक्ति के किसी संपदा में जो अधिकार है, यानी किसी भूमिधरी की भूमि में जो अधिकार उन्हें परिवर्तित कर, आज की डेट पर जो अधिकार हैं वे नहीं रहेंगे, कुछ और प्रकार के अधिकार वहां आ जाएंगे। उनकी प्रकृति दूसरी हो सकती है, उनमें कमी ये ज्यादा कि आज तक 10 थे अब 12 होंगे, आज तक 10 थे रहेंगे 10, लेकिन अभी तक ये 10 थे अब ये 10 होंगे। तो इसे मॉडिफिकेशन या परिवर्तन कहते हैं। तो 1951 में जब पहली बार 31A जोड़ा गया तब केवल इतना कहा गया, क्योंकि उस समय जमींदारी विनाश ये लक्ष्य था और कोई लक्ष्य था ही नहीं। उस समय सबसे पहली बार जमींदारी विनाश ये हो रहा। जो मैनेजमेंट था बीमार औद्योगिक इकाइयों का, वो भी उस समय नहीं लिया था, क्योंकि पहली बार ये सारी स्थिति बन रही थी, तब तो पहली बार। इसलिए 1951 इसमें जब प्रथम संशोधन से जोड़ा है 31 से, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो भाषा थी वो ये कह रही थी कि अगर किसी व्यक्ति के भूमिधरी योग्य भूमि में कुछ अधिकार है जो कि जमींदार के, और स्टेट उनका अर्जन करता है या एक्सटिंग्विशमेंट यानी निर्वापन करता है, यानी वो वहां से लेगा किसी और जो एक्चुअल खेती पर काम कर रहा है उसे देगा, तो स्टेट अपने हाथ में तो ले नहीं रहा, या फिर उस व्यक्ति के अधिकारों का मॉडिफिकेशन ये कर रहा है। तो इसके लिए किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान ये नहीं किया जाएगा। जो 1955 में फर्स्ट अमेंडमेंट आया उसकी भाषा से जो अर्थ निकल रहे थे वो यही, ठीक है ना, कि केवल जमींदारी विनाश ये लक्ष्य है। तो भूमिधरी की जो भूमि है, ठीक है ना, भूमिधरी की भूमि जो है उसमें अधिकारों का अर्जन, परिवर्तन या निर्वापन
अगर किया जा रहा है तो कंपनसेशन की बात नहीं होगी। ठीक है, उसे आप चुनौती नहीं दे पाएंगे इस आधार पर कि सब जो है कंपनसेशन की बात। तो जो लक्ष्य है तत्कालीन सरकार का वो लगभग पूरा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो उस समय जो कुछ करना चाहते हैं वो सिर्फ जमींदारी विनाश, और उसमें दिक्कत आ रही है अनुच्छेद 31 के कारण, क्योंकि कंपनसेशन और कंपनसेशन का जो अर्थान्वयन वो कर रहे हैं वो जस्ट और रीजनेबल, ये दिक्कत आ रही है। तो इसको हटाना है और उतने पैसे नहीं, तो जस्ट रीजनेबल कंपनसेशन दिए बिना खेती योग्य भूमि यानी भूमिधरी की भूमि जमींदार से ली जा सके, ऐसा कुछ करना चाह रहे। तो इसके लिए 1955 में वो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट लाए और उसने ये लक्ष्य हासिल कर लिया। ठीक है, ये कह दिया कि इसे चुनौती नहीं मिलेगी, ठीक है ना, कंपनसेशन कम है इस आधार पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लक्ष्य आ गया। लेकिन खाली जमींदारी विनाश से काम नहीं चला, कृषि सुधार ये कर देते, ठीक है ना, कृषि सुधार। अब इसमें रोड बनाना, खेत की उपज मंडी तक ले जाने के लिए मंडी स्थलों की स्थापना, ठीक है, गांव में बहुत सारी जमीन जमींदार से मिल गई, सबको देने के बाद भी बच गई, उसका प्रबंध कैसे हो? यानी वर्तमान में आप ग्राम पंचायत देखते हैं, उनका ये ग्राम समाज की भूमि है, तो उन सारी भूमियों की जो व्यवस्था है वो सब कैसे हो? तो इसके लिए सड़क बनाएंगे, आपको जमीन चाहिए, ठीक है, आप खेती में जो लोग काम करते हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था करेंगे तो जमीन चाहिए, ठीक है। तो जमींदारी विनाश ये तो हो गया, लेकिन कृषि सुधार इसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। और इसी बीच बीमार औद्योगिक इकाइयों की समस्या ये भी आ गई, ठीक है ना, शोलापुर स्प्रिंग एंड वीविंग कंपनी और वो सारी चीजें, तो वो समस्या भी अराइज हो गई, इसलिए फोर्थ अमेंडमेंट किया, ठीक है ना, फोर्थ अमेंडमेंट किया और 31A और 31B जिसको पहले ही जोड़ चुके थे फर्स्ट अमेंडमेंट से, और 31B हम देखेंगे उसमें उन्होंने वो कहेंगे कि 14, 19 और 31, ठीक है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया था उसमें कहा था कि जमींदारी विनाश से संबंधित मामला है तो 14, 19, 31 के आधार पर उसको चुनौती नहीं मिलेगी, और जब 31 के आधार चुनौती नहीं मिलेगी तो कंपनसेशन की बात खत्म हो गई थी। और 14, 19 इसलिए जोड़े थे क्योंकि बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने जो जमींदारी एबॉलिशन से संबंधित कानून थे उनको 14 और 19 के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। इसलिए एक समस्या आ रही कि बहुत सारे एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, ठीक है, 14, 19 का विरोध करने के कारण, और आगे लेना चाह रहे तो 31 दिक्कत पैदा कर रहा है, ठीक है ना, और जो पीछे ले चुके वो भी किसी ने 14 के आधार पर, किसी ने 19 के आधार पर, किसी ने 31 में कंपनसेशन कम मिला है इस आधार पर, तो सारा कुछ जीरो हो रहा है। इससे निपटने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट किया और 31A और 31B जोड़ी, और 31A में लिख दिया 14, 19, 31 के आधार पर चुनौती आप नहीं देंगे अगर जमींदारी विनाश से संबंधित मामला। जमींदारी विनाश शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जो शब्द प्रयोग किया उससे तो वही अर्थ आएगा, और 31B जोड़ी, उससे नमी अनुसूची जोड़ दी, और 31B में यह लिख दिया कि अब तक जितने एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने गए 14, 19, 31 के वायलेशन के आधार पर अब तक
यदि उनको नवीं अनुसूची द्वारा निर्मित, ठीक है ना, जो नवीं अनुसूची निर्मित की गई है, नवीं अनुसूची द्वारा नहीं, जो नवीं अनुसूची निर्मित की गई है उसमें रख दिया जाएगा, तो ये माना जाएगा कि वे एक्ट सदा और सर्वदा से कॉन्स्टिट्यूशनल थे। उन्हें 14, 19, 31 के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा, भले ही उन्हें 14, 19, 31 के वायलेशन के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा चुका हो। यानी अब तक जो एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गए, उस समस्या का भी समाधान कर लिया, ठीक है ना भाई। अब तक दिक्कत तो यही है कि 14, 19, 31 के आधार पर बहुत सारे एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गए। तो आपने अगर फर्स्ट अमेंडमेंट से सिर्फ 31A जोड़ा तो वो तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जाएगा। आगे आप कोई भूमि अधिग्रहित करोगे, ठीक है ना, जमींदारों की, तब तो 14, 19, 31 काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने 31 में लिख दिया कि अमुक अमुक काम अगर करने के लिए भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, चाहे अर्जन हो रहा, चाहे निर्वापन हो रहा, और चाहे मॉडिफिकेशन हो रहा अधिकारों, तो उन्हें 14, 19, 31 के आधार पर उन्हें, अर्थात ये काम करने के लिए जो अधिनियम लाया जाएगा उसे 14, 19, 31 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। अब तक जो चुनौती मिलकर शून्य घोषित हो गए उनका क्या करोगे, ठीक है ना। तो उस समस्या से निपटने के लिए 31B, और कहा कि आगे से अगर कोई अधिनियम, ठीक है, आप 31B की भाषा यहीं पर एक बार देख लें। 31B कहता है कि अनुच्छेद 31 का में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठीक है, नवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से और उनके उपबंधों में से, ठीक है, कहता 31A में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, यानी 31B की जो भाषा है वो अपने में ये बता रही है कि 31B का संबंध अनुच्छेद 31 से ही है, ठीक है। कहता रहा अनुच्छेद 31A के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये शब्द शो कर रहा है कि इसका संबंध अनुच्छेद 31 है। तो अब तक जो अधिनियम, यानी फर्स्ट अमेंडमेंट से आ रही है ना, तो अब तक जो अधिनियम 14, 19, 31 से विरोध के कारण शून्य घोषित कर दिए गए, उनको अगर नवीं अनुसूची में रख दिया गया, ठीक है ना, अब तक जो घोषित हो गए उन्हें भी अगर नवीं अनुसूची में रख दिया तो ये माना जाएगा कि सदा और सर्वदा से नवीं और अनुसूची में थे, और नवीं अनुसूची में होने के आधार पर वे 14, 19, 31 से संरक्षित थे उसी दिनांक, जिस दिनांक पर वो बने, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं ना 31B को, और वे कभी भी 14, 19, 31 के आधार पर असंवैधानिक हुए नहीं माने जाएंगे। तो अब तक जितने एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुए सबकी समस्या का समाधान हो गया, और आगे अगर कोई एक्ट बनाएंगे और उसे नवीं अनुसूची में रख देंगे तो भी उसे 14, 19, 31 के आधार पर चुनौती नहीं मिलती, ठीक है। ये इन्होंने व्यवस्था फर्स्ट अमेंडमेंट में की थी, ठीक है ना, ये फर्स्ट अमेंडमेंट में किया, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट इन्होंने जमींदारी विनाश को ध्यान में रखकर किया था। अब कृषि सुधार और बीमार औद्योगिक इकाइयों का प्रबंध या फिर अन्य प्रकार की संपत्तियां जो कृषि से संबंधित नहीं है, जैसे बाइक नेशनलाइजेशन है, स्कूलों को अपने हाथ में लेना है, ठीक है ना, जिसे इन्होंने अब फिर टाटा को एयरलाइंस वापस कर दिए, अदरवाइज तो टाटा की एयरलाइंस लेके इन्होंने एयर इंडिया बना दी थी, ठीक है ना। अब ये सभी नहीं करना है,
तो ये कैसे करें? क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट से जो आपने 31A बनाया और 14-19-31 से बाहर किया, वो तो जमींदारी विनाश से संबंधित जो कानून थे उनको किया, और जो 31B बनाई वो अब तक जितने एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुए थे उनको नवी अनुसूची में रखकर आपने उनकी जो असंवैधानिकता थी उसको खत्म कर दिया, और आगे आप कोई एक्ट बनाएंगे तो उसे 14-19-31 से के आधार पर दी गई चुनौती से बचाने के लिए वहां रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन मसला अभी सब जमींदारी विनाश से संबंधित है, इसके अलावा कोई बात आ नहीं रही। अगर किसी अन्य प्रकार की संपत्ति का टेक ओवर आप करना चाहेंगे तो कंपनसेशन तो देना पड़ेगा, और यही बात शोलापुर वाले मुकदमे में उठ गई। आपने मैनेजमेंट लिया, उन्होंने कहा कि 19(1) के हिसाब से मैनेजमेंट क्योंकि संपत्तिक अधिकार है और संपत्ति की डेफिनेशन संपत्तिक अधिकार वो विषय वस्तु इस सब रूप में होती है, इसलिए आपने मैनेजमेंट लिया तो आपने संपत्ति ली, और संपत्ति ली तो कंपनसेशन दी। अब फिर समस्या है इनके सामने, इसलिए 1955 में इन्होंने अमेंड कर दिया, और जो वर्तमान 31A है ये 1955 में इन्होंने जोड़ दिया। इसमें बस जो संशोधन आया वो कब आया? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जब इन्होंने रैयतवाड़ी वाली समस्या आई, रैयतवाड़ी भूमि और जनमन भूमि उसकी जब समस्या आई तब इन्होंने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसमें किया, ठीक है, सॉरी 17वां संविधान संशोधन किया, 25th से तो 31 जोड़ी, ठीक है ना। तब इन्होंने 17वां उसमें किया, जिसको सज्जन सिंह और गोलकनाथ दोनों में चुनौती मिली थी, तर्क अलग अलग, लेकिन सज्जन सिंह और गोलकनाथ दोनों में चुनौती मिली थी, ठीक है। ये स्थिति निकल कर आ रही, तो कमोबेश 1955 में 4th अमेंडमेंट से जो 31 से जोड़ा गया वो 1978 यानी 20 जून 1979 इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार को। तब तक ये एज सच ऐसे ही बना रहे तब तक, ठीक है। और जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया संपत्ति के अधिकार को, तो उस समय के 31A में ये परिवर्तन आया कि उस समय 31A में लिखा था 14-19-31 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ये लिखा हुआ था। अब 31 तो डिलीट हो गया, जब 31 डिलीट हो गया तो बस 20 जून 1979 को थोड़ा इतना परिवर्तन आया कि जो पहले 14-19-31 लिखा था उसमें 31 समाप्त तो समझ लिया गया, ठीक है ना। शेष जो आज 31A है वो वही है जो 1955 में बना था, ठीक है ना। तो इस रूप में 31A जब आप देखेंगे तो आप शुरुआत से देखते हैं कि 31A क्या कह रहा है आपका, कहता है अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, क्योंकि अनुच्छेद 13 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट से विसंगत जो कानून है वो सारे के सारे शून्य हो जाएंगे, और ये जमींदारी विनाश, ठीक है ना, ये जमींदारी विनाश और अन्य प्रकार के कानून उन्हें 14-19-31 इसके आधार पर भाई बना तो ये 1955 में रहेंगे ना, 1951 में पहली बार बनाया, ठीक है। तब ये 14-19-31 उसकी बात करेंगे, 31 हट जाएगा बाद में 20 जून 1979, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इन्होंने कहा किसी संपदा शब्द का प्रयोग, ठीक है ना, किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उसके परिवर्तन के लिए, ये फर्स्ट अमेंडमेंट में था ही, ठीक है ना, ये फर्स्ट अमेंडमेंट में था ही, या किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या
उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। ठीक है ना। पहले इन्होंने लिखा था यदि भूमिधरी की भूमि, मतलब पहले जो शब्द थे 1951 में, वो शब्द ये दर्शित कर रहे थे कि भूमिधरी की भूमि में किसी के अधिकारों का निर्वापन आदि किया जाएगा तो कंपनसेशन नहीं देना है। ठीक है। अब ये संपदा शब्द ले आए, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, कृषि संबंधी सुधार, ये सारे कुछ किए जा सके। पहले जो शब्द थे फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद 31A के, वो केवल जमींदारी विनाश को संबंधित थे, बस इतना ही अंतर है। वो केवल जमींदारी विनाश से संबंधित थे। फोर्थ अमेंडमेंट से जो ये शब्द लाए 31A में, उससे एग्रेरियन रिफॉर्म ये संभव हो सका। ठीक है। तो इन्होंने कहा किसी संपदा के और किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन के लिए या उसमें परिवर्तन के लिए या किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिए जाने की, परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिए जाने पर, यानी असीमित अवधि के लिए राज्य ने नहीं लिया, परिसीमित लिमिटेड टाइम उसके लिए राज्य ने लिया, 5 साल 10 साल, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए राज्य ने अपने हाथों में किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या केवल प्रबंध, लोकहित में या संपत्ति का उचित प्रबंध, दो हेड है, मिसमैनेजमेंट को ठीक करने के लिए या इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अपने हाथों में ले लिया लिमिटेड टाइम के लिए, या 2 या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामिलित करने के, यानी इन द पब्लिक इंटरेस्ट या उनका उचित प्रबंध हो सके, इसके लिए 2 निगम मिलाकर एक निगम बनाने का फैसला कर लिया, या निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकार या उनके शेयर धारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए। ये स्पेशली लाए क्योंकि यही समस्या शोलापुर में आई थी, क्योंकि शोलापुर में क्या कहा था कि मैनेजमेंट हम अपने हाथों में ले रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर रहे हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनने का हक किसका था? शेयर होल्डर्स का। ठीक है ना, शेयर होल्डर्स का वो हक था। तो ये कहा गया था कि आपने जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुनाव का हक अपने हाथों में लिया तो आपने शेयर होल्डर के अधिकारों का निर्वापन कर दिया, आपने शेयर होल्डर के अधिकार प्रभावित कर दिया। ठीक है। और मत देने का अधिकार मैनेजमेंट के अधिकार से संबंधित, ठीक है, इसलिए संपत्ति, ये सारी बातें चल पड़ी थी। उन सारी बातों को नलिफाइड करने के लिए, उन सारी बातों को अकृत और शून्य करने के लिए ये स्पेशली जोड़ा इन्होंने कि निगमों के प्रबंध अभिकर्ता, सचिवों और कोषा, ये है कौन? ये मैनेजमेंट से संबंधित लोग हैं, ये सारे लोग मैनेजमेंट से संबंधित हैं, इसलिए इनके अधिकारों में कोई परिवर्तन करने के लिए कोई अधिनियम बनाया गया तो उस पर उसको या किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उसमें परिवर्तन के लिए या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने की ये समस्याएं भी आ रही थी लगातार, क्योंकि खान और खनिज ये भी तो भूमि के अंदर थे और भूमि जमींदारों के पास थी। और फर्स्ट अमेंडमेंट आपने जो किया था वो जमींदारी विनाश को ध्यान में रखकर किया। अब जमींदारी विनाश हो गया, वो भूमि किसी और के पास चली गई, लेकिन उसमें खनिज है, ठीक है, या कोई खान किसी के पास चल रही थी पट्टे पे, या कोई खान किसी की निजी भूमि में थी,
तो उस खनिज को कैसे ले, क्योंकि वो भी संपत्ति है, जैसे उसे लेंगे वैसे ही फिर अनुच्छेद 31 में कंपनसेशन दीजिए, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट वो सिर्फ जमींदारी विनाश से संबंधित है, उसमें ये सब बातें हैं नहीं। इसलिए फोर्थ अमेंडमेंट जब किया तो ये वहां खंड ये भी जोड़ दिया कि अगर कोई खान खनिज वाली भूमि है उसको हम अपने हाथों में ले रहे हैं, ठीक है, या किसी का खान खनिज का पट्टा वर्तमान में चल रहा है उसको हम समाप्त कर रहे हैं समय से पहले, ठीक है, उसके लिए कोई कानून बना रहे, तो ऊपर लिखे का खा गा घा वा, इन खंडों में जो बातें बताई गई हैं उन बातों को करने के उद्देश्य से अगर कोई कानून लाया जाएगा तो उसे इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त किसी अधिकारों में से किसी से असंगत है, उसे छीनती है या न्यून करती है। अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उसे इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19, और इसमें पहले, अब तो ये 20/6/79 के बाद है ना, 20/6/79 से पहले तो 31 भी था, इसमें 20/6/79 को 31 हटा, तो मूल रूप से फोर्थ अमेंडमेंट से जब जोड़ा था तो इसमें था कि अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इन 5 खंडों में वर्णित किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यदि कोई कानून लाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14, 19 या 31 के आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा, भले ही वो अनुच्छेद 14, 19 या 31 से असंगत, ठीक है ना। ये इन्होंने फोर्थ अमेंडमेंट से यानी 1955 में संशोधन करके इसमें जोड़ दिया। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो केवल जमींदारी विनाश को ध्यान में रखकर किया गया था, उसके कारण जो समस्याएं आई उसका समाधान इन्होंने यहां पर कर दिया, ठीक है। 31 भी वही रही जो वैसी की वैसी रही, फोर्थ अमेंडमेंट से उसमें कोई परिवर्तन विशेष इन्होंने नहीं किया, ठीक है ना, वो वैसी की वैसी रही। लेकिन इसमें 31A में इन्होंने ढंग का परिवर्तन कर दिया, और जो पहले जमींदारी विनाश से केवल संबंधित था, अब का खा घा और वहां यानी 5 प्रकार के उद्देश्यों से संबंधित हो गया, ठीक है। परंतु कहता है, परंतु जहां ऐसी विधि वो राज्य के विधानमंडलों के संबंध में है, ठीक है ना, कि राज्य के विधानमंडल ऐसी कोई कानून बनाएंगे, ठीक है, जो उपरोक्त 5 प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर समझी, ठीक है, बनाई जाएगी, और उसको उस विधि को अगर आप 14, 19, 31 से संरक्षण चाहेंगे तो आपको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना पड़ेगा। ये टेक्निक इसलिए अपनाई गई कि राज्यों की विधायिकाएं अलग अलग प्रकार की संपत्तियों को, ठीक है ना, अपने हाथों में लेकर उन संपत्ति के मालिकों से अलग अलग प्रकार का व्यवहार न कर पाए, पूरे देश में एक जैसी ही स्थिति रहे, इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य कर दी गई, ताकि राष्ट्रपति के पास जब पहुंचेगा तो अगर उत्तर प्रदेश में कोई और पॉलिसी अपनाई जा रही होगी, केरल में कोई और पॉलिसी, जो ज्यादा हानिकर पॉलिसी होगी उसके प्रति वो अपनी अनुमति देंगे ही नहीं, ठीक है ना, तो वो लागू नहीं हो पाएगी। इस बात के लिए परंतु जोड़ा गया, ठीक है। अब एक और परंतु कहता, परंतु ये और क्या, जहां किसी विधि में किसी संपदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया और जहां उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है, वहां राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को जो किसी तत्समय प्रवर्तन विधि के अधीन उसकी लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करना उस दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर से प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार मूल्य से कम नहीं होगी। यानी एक परंतु और जोड़ा, ये ठीक है कि 5 प्रकार के उद्देश्यों के लिए अगर भूमि का
अर्जन करने वाली या संपत्ति का अर्जन करने वाला कानून बना, तो उसे आप 14-19-31 के आधार पर चुनौती नहीं दे पाएंगे। ये बिल्कुल सही है। ये भी ठीक है कि स्टेट की लेजिस्लेचर अगर इन 5 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई कानून बनाएगी, तो उसे भी आप 14-19-31 के आधार पर चुनौती नहीं दे सकेंगे। 31 के आधार पर चुनौती नहीं दे सकेंगे, मीनिंग दे जब तक कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं की गई हो, ठीक है ना। 31 के आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकेंगे, इसका मतलब उस संपत्ति के अर्जन के बदले कंपनसेशन कम है, इसका सवाल नहीं उठेगा, ठीक है ना। कंपनसेशन कम है, इसका सवाल बिल्कुल नहीं उठेगा, ठीक है। 4th अमेंडमेंट कहता है कि 31 के आधार पर आप चुनौती नहीं देंगे, लेकिन 31 में जो शब्द ले आए थे, 31 में 4th अमेंडमेंट से जो शब्द लाए थे वो क्या लाए थे कि कंपनसेशन की गणना उन सिद्धांतों के आधार पर की जाएगी, ठीक है ना, जो सिद्धांत लेजिस्लेचर द्वारा बताए जाएंगे, या वो प्रतिकर दिया जाएगा जो विधायिका उस कानून में लिखेगी। तो इनका मत ये था, विधायिका को ऐसा लगता था कि 31A में हम ये लिख देंगे कि आप 14-19-31 के आधार पर चुनौती नहीं देंगे, और 31 में हम ये लिख देंगे कि हम जो कानून बनाएंगे उसमें हम जो सिद्धांत बताएंगे उसके मुताबिक प्रतिकर की गणना होगी, या हम जो कानून बनाएंगे उसमें जो हम प्रतिकर लिख देंगे वही मिलेगा। तो सारा मसला प्रतिकर का मेरे हाथ में आ गया। 14-19-31 के आधार चुनौती मिलेगी नहीं, प्रतिकर कितना मिलेगा ये हम ही तय करेंगे। तो प्रतिकर का सारा मसला हमारे हाथों में आ गया, और हम जिसे जितना चाहेंगे उतना प्रतिकर देंगे, ऐसा ध्यान में रख इन्होंने ये कानून बनाया और ये सारे शब्द लिखे, ठीक है ना। लेकिन कोर्ट ने वहां सिद्धांत और प्रतिकार और वो सारी चीजें शुरू कर दी, और वो इस पर आ गए कि और 31 में इन्होंने एक शब्द और जोड़े थे कि एडिकेसी ऑफ कंपनसेशन, इसके नाम पर कोई चुनौती नहीं मिलेगी। लास्ट में इन्होंने ये भी लिखा, तो ये प्रतिकर के मसले को फुल प्रूफ अपने पक्ष में कर चुके थे अपनी समझ में। लेकिन कोर्ट ने वहां सिद्धांत और प्रतिकर उस सबकी व्याख्या शुरू कर दी थी और कहा सिद्धांत मतलब सिद्धांत होता, और वो सारी बातें करके वो फिर इस बात पर आ गए कि ठीक है, इन शब्दों के बाद प्रतिकर का अर्थ अर्जित की गई संपत्ति के कीमत के बराबर का प्रतिकर भले ही ना हो, लेकिन एक युक्ति संगत प्रतिकर अभी भी आपको देना पड़ेगा। ये वहां स्थिति आ गई थी, लेकिन वो बाद की स्थिति थी। अभी तो 4th अमेंडमेंट से ये लाए हैं ना इन चीजों को भाई, अभी तो 4th अमेंडमेंट से इन्होंने जो जोड़ा है उसके पीछे क्या मंशा है वो हम बता दें, ठीक है ना। तो 4th अमेंडमेंट से ये सारी चीजें ये लाए, लेकिन इनके दिमाग में भी एक बात थी कि जो छोटा जोतदार है, छोटा जोतदार, उसकी संपत्ति अगर हम अर्जित करते हैं, 4th अमेंडमेंट की क्यों लाए? इसलिए क्योंकि प्रतिकर की व्याख्या जो की गई थी वो कीमत के बराबर का प्रतिकर ये की गई थी, इसीलिए तो लाए थे 4th अमेंडमेंट। और इसीलिए 4th अमेंडमेंट से 31 को अमेंड करके सिद्धांतों का विवरण और वो सारी चीजें और एडिकेसी ऑफ कंपनसेशन, इसके आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी, ये सारी बातें इन्होंने वहां लिखी। हुआ क्या वो एक अलग किस्सा है। हुआ तो ये कि उन्होंने एडिकेसी कहा कि एडिकेसी नहीं लेकिन रीजनेबल ये तो मिलेगा ही। हुआ तो ये, लेकिन इनकी जो मंशा थी वो ये थी कि हम वहां 31 में उस ढंग के परिवर्तन करके और 31A में इस ढंग के परिवर्तन करके प्रतिकर के संपूर्ण मसले को अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी सोचा कि अगर छोटे जोतदार उसकी संपत्ति हमने अर्जित की तो उसे मार्केट वैल्यू के बराबर प्रतिकर दे दें, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये परंतु जोड़ा दूसरा वाला। इसमें इन्होंने शब्द क्या प्रयोग किया उसे मत देखिए, हमें देखिए ना, उसे क्यों देख रहे हो, उसे देख के समझ में आएगा।
ठीक है, दूसरा परंतु इन्होंने जोड़ा और उस परंतु में इन्होंने जो शब्द भाषा लिखी उसमें इन्होंने लिखा कि ठीक है, हम किसी जोतदार को उसकी जो संपत्ति हम अर्जित कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू जो बराबर है उसके बराबर की कीमत दे सकते हैं, लेकिन शर्तें इन्होंने लगाई। पहली चीज, जो जोत हम उसकी अर्जित कर रहे हैं वो उसकी निजी जोत होनी चाहिए। ठीक है, उसकी निजी जोत होनी चाहिए, उसकी अपनी, जिन्हें उसने ठेके पे ले रखी है, उसने किसी और की बटाई पे ले रखी है, ये नहीं, निजी जोत उसकी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी निजी जोत भी हो तो भी जो अधिकतम सीमा आरोपण अधिनियम विभिन्न विधायिकाओं द्वारा पारित की गई, जिसे सीलिंग एक्ट कहते हैं, जिसे सीलिंग का अधिनियम कहते हैं। सीलिंग का मतलब क्या होता है कि विधायिका ने एक निश्चित सीमा बता दी कि इसके बाहर किसी के पास जमीन नहीं होगी, और अगर होगी तो वो स्टेट के पक्ष में चली जाएगी। ठीक है ना, वो स्टेट के पास पक्ष में जाएगी। उत्तर प्रदेश में ये सीमा कितनी, 12.5 एकड़, यानी 12.72 और 3.75 बीघे एक व्यक्ति के पास जमीन हो सकती। अब जब आप लैंड लॉ पढ़ेंगे तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल भी उठेगा, हमारे दिमाग में भी उठा बहुत बार, कि फिर ये कैसे, जैसे आप सुनेंगे फलाने के पास 1000 बीघे जमीन है, फलाने के पास 500 बीघे जमीन है, फिर ये कैसे, तो 75 बीघे से ऊपर हो ही नहीं सकती, तो फिर ये कैसे? तो आपको पता लगेगा आगे जब पढ़ेंगे कि जब जमींदारी विनाश हुआ तो जमींदार के पास भी तो जमीन थी, उसकी खुदकाश थी, उसकी सीर भूमि थी। ठीक है ना, तो उसकी जो खुदकाश तो सीर भूमि थी उसका तो वो संक्रमणीय अधिकारों का भूमिधर हो गया। ठीक है ना, उसका वो भी संक्रमणीय अधिकारों का भूमिधर हो गया। तो जब उसका वो संक्रमणीय अधिकारों का भूमिधर हो गया तो वो भूमिधरी तो उसी के पास थी। सीलिंग के एक्ट बाद में आए, तो सीलिंग के एक्ट ये कहते हैं कि अर्जित की जा सकती है भूमि सरकार के द्वारा। ठीक है ना, जो निजी जोत में है और सीलिंग के द्वारा अधिरोपित सीमा के बाहर अर्जित की जा सकती है। ठीक है ना, तो अगर अर्जन हुआ अनिवार्य तो कंपनसेशन का सवाल उठ जाएगा। तो कंपनसेशन का सवाल उठेगा तो आपने उसकी निजी जोत की भूमि ले ली। ठीक है ना, अब जब निजी जोत की भूमि आपने जमींदार की ली तब तो चलिए कोई बात नहीं। ठीक है ना, लेकिन अगर किसी छोटे जोतदार, ठीक है ना, किसी छोटे जोतदार इसकी भूमि आपने ली, अरे भाई जमींदार के पास बहुत ज्यादा जमीन है, आपने सीलिंग का कानून बना भी दिया, तो सीलिंग के कानून बनाने के बाद भी जरूरी नहीं है कि उसकी जमीन का अर्जन होगा ही, और अगर हुआ भी तो भी जमीन का अर्जन होने के बाद भी उसके पास संपत्ति बच जाएगी। लेकिन जो छोटा जोतदार है जिसके पास थोड़ी जमीन है, सीलिंग के कानून के द्वारा अधिरोपित सीमा के भीतर ही है, बाहर नहीं। जितना सीलिंग कहती है, सीलिंग का कानून कहता है 20 बीघे होनी चाहिए, 20 ही बीघे है उसके पास, और राज्य को उस 20 बीघे की ही जरूरत है, क्योंकि वो 20 बीघे जहां पर है मंडी वही बन सकती है। मंडी को जहां जमीन मिलेगी वहां थोड़ी बना दी जाएगी, मंडी तो वही बनेगी जहां बननी चाहिए, तो वही 20 बीघे चाहिए, और वो 20 बीघे उसके पास है जिसके पास उसके अलावा कुछ है ही नहीं, और वो 20 बीघे सीलिंग की सीमा के भीतर भी आ रहे, तो उस व्यक्ति को कंपनसेशन कैसे दिया जाए? और उसे अगर आप बिना कंपनसेशन दिए उसकी भूमि अर्जित कर लेंगे
तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए यह परंतु जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति की निजी जोत की भूमि आपने ली और उसकी वो भूमि जो सीलिंग के लॉज है, जो सीमा आरोपण अधिनियम है, उनके भीतर है, उनके बाहर नहीं है वो भूमि, उतनी ही भूमि है जो सीलिंग के लॉज के भीतर है, तो आप उसकी भूमि को तब तक नहीं ले सकेंगे जब तक उस भूमि की जो मार्केट वैल्यू है वही उसे प्रतिकर के रूप में न दे दे। वो उसे आपको प्रतिकर के रूप में देनी ही होगी। लेकिन इसकी भाषा भी बड़ी चालाकी के साथ बनाई गई और ये सिर्फ दिखावटी परंतु है, ये सिर्फ दिखावटी है, क्योंकि आपने इसमें जो शर्तें लगाई हैं वो बहुत चतुराई के साथ लगाई है। आपने कहा निजी जोत की भूमि होनी चाहिए, चलिए फिर सीलिंग की सीमा के भीतर होनी चाहिए, निजी जोत की होनी चाहिए, सीलिंग की सीमा के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, इस सीलिंग की सीमा के भीतर होनी चाहिए, इसका मतलब सीलिंग का कानून होना चाहिए। अगर सीलिंग का कानून ही नहीं है तो सीलिंग की सीमा के भीतर कैसे? ठीक है, और आज की बात नहीं, ये 1955 में जोड़ा गया है। 1955 में सीलिंग के कानून सब प्रदेशों में नहीं थे। ठीक है, तो ये दिखावटी सिद्ध हो रहा है, दिखावटी। मान लो सीलिंग का कानून ही नहीं है तो उसकी निजी जोत की भूमि आपने अधिग्रहित कर दी। अब यह परंतु लागू तो तब होगा जब निजी जोत की भूमि अर्जित करें, सीलिंग की सीमा के भीतर अर्जित करें। ठीक है, तो सीलिंग का कानून तो हो तभी तो सीलिंग की सीमा होगी और तभी तो यह कहा जा सकेगा कि निजी जोत की भूमि अर्जित की, सीलिंग की सीमा के भीतर अर्जित की। अगर सीलिंग का कानून ही नहीं है तो निजी जोत की भूमि सीलिंग की सीमा के भीतर अर्जित की गई, ये कहा कैसे जाएगा? कहा ही नहीं जाएगा। जब कहा ही नहीं जाएगा तो परंतु लागू नहीं होगा, और परंतु लागू नहीं होगा तो मार्केट रेट से प्रतिकर देने का कोई सवाल उठेगा ही नहीं। तब फिर ये मतलब ऊपर जैसा ही हो जाएगा कि उसके बिना प्रतिकर दिए, ठीक है, बिना मार्केट वैल्यू के बराबर का प्रतिकर दिए उसकी भूमि अर्जित की जा सकेगी। तो आपने ये सिर्फ दिखाने के लिए ये जोड़ा है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम तो छोटे जोतदारों के पक्ष में हैं। ठीक है, कुछ नहीं, आप बेवकूफ बना रहे सीधे सीधे। अच्छा चलो, सीलिंग का कानून भी है। सीलिंग का कानून होगा तो आपने सीलिंग की सीमा बताई कि 75 बीघे एक व्यक्ति के पास अधिकतम जमीन हो सकती है। इसका मतलब 75 बीघे के अंदर अगर आप उसकी भूमि अर्जित कर रहे हैं तो सीमा के भीतर अर्जित कर रहे हो, ये कहा जाएगा। उसकी निजी जोत की भूमि अर्जित कर रहे हो, ये सारी शर्तें पूरी हो गई। अब आप पे जो बाध्यता आ गई वो ये कि मार्केट वैल्यू के बराबर प्रतिकर दो। लेकिन सीलिंग के कानून को संशोधित करने का हक तो तुम्हारे ही पास है, वो तो कानून है। आपने एक व्यक्ति की संपत्ति लेनी चाहिए, आपने उठाया, सीलिंग के कानून को संशोधित कर दिया, 75 की बजाय 50 कर दिया। ठीक है, कि अब एक व्यक्ति के पास 50 बीघे जमीन हो सकती है, आपने ये कर दिया। उसके बाद 75 थी, ठीक है, इसके बाद उसकी 25 बीघे आपने अर्जित कर ली, तो कौन सा प्रतिकर देंगे आप? क्योंकि अब जो कानून है इस समय वो है 50 बीघे का, उसके बाद कितनी है? 75 बीघे। आपने 25 बीघे अर्जित कर ली, तो जो 25 बीघे अर्जित कर ली तो ये परंतु लागू ही नहीं हुआ। जब ये लागू ही नहीं हुआ तो फिर आपने लोगों को धोखा दे दिया। ठीक है, इस ढंग से ये 1955 में इंट्रोड्यूस हुआ, 31 से।
इसके परिणाम आगे हुए क्या वो तो आपको बताया ही जा चुका कि सिद्धांतों का विवरण, इस सब की व्याख्या, युक्ति संगत प्रतिकर की व्याख्या, ये सब कोर्ट ने अपने हिसाब से करनी शुरू कर दी। लेकिन 1955 में जिस मंशा के साथ ये लाया गया 31 से, उस मंशा की बात हम कर रहे हैं। ठीक है कि ये मंशा है कि आप लोगों की संपत्ति बिना प्रतिकर दिए अर्जित करना चाहते हैं। ठीक है, ये मंशा है। आप दिखाने के लिए ये परंतु जोड़ रहे हो कि अगर किसी की निजी जोत की भूमि हम अर्जित करेंगे और सीलिंग की सीमा के भीतर होगी। 1955 में सीलिंग के कानून कितने थे देश में? सब जगह थे ही नहीं। जब थे ही नहीं सब जगह, तो ये कहोगे कैसे कि निजी जोत की भूमि और सीलिंग के सीमा के भीतर हमने अर्जित की? कहोगे कैसे? उसके लिए सीलिंग का कानून तो, और चलो है सीलिंग का कानून, उसमें संशोधन किसके हाथ में? वो तो तुम्हारे हाथ में। सीलिंग का कानून सीलिंग की सीमा फिक्स करेगा ना, और सीलिंग की सीमा के भीतर अगर अर्जन होगा तो मार्केट वैल्यू के बराबर प्रतिकर देना है। सीलिंग की सीमा हमने कम कर दी, लो अब क्या कर लोगे भाई? सीलिंग की सीमा हमारे हाथ में तो है, हमने उठाई कम कर दी, पहले कम कर दी बाद में अर्जन किया, अब क्या कर लोगे? तो कुल मिलाकर आपने मनमानी शक्तियां ये अर्जित करनी चाहिए। और कोई कहे अगर कि मनमानी शक्तियां अच्छे उद्देश्यों के लिए अर्जित करनी चाहिए, तो फिर इसका विरोध क्यों करते हो? वैलेंटाइन डे पे मार हो रही पार्कों में, वो भी तो अच्छे ही उद्देश्य के लिए हो रही भाई, वो भी तो अच्छे ही उद्देश्य के लिए हो रही, उसका विरोध क्यों करते हो भाई? अच्छे उद्देश्य के लिए मनमानी ताकतें सिर्फ राम और कृष्ण को ही दी जा सकती हैं। अच्छे उद्देश्य के लिए भी मनमानी ताकतें किसी को नहीं दी जा सकती। और अच्छे उद्देश्य स्वतंत्रता के लिए मनमानी ताकतें देश ने अप्रत्यक्ष रूप से इनको दी, उसका परिणाम भारत विभाजन के रूप में सामने आया। तो मनमानी ताकतें आप क्यों ले रहे हो अपने हाथ में? ये जो 1955 का 31A है, इसके अमेंडमेंट के बाद क्या क्या हुआ वो तो हम आपको बता ही चुके हैं कि बैंक नेशनलाइजेशन केस तो सारी चीजें हुई। लेकिन ये किस मंशा के साथ जुड़ा वो आपको देखने से, और ये आज भी है, आज भी है। ठीक है, 17वें संविधान संशोधन से 31(2) में केवल और केवल जर्मन भूमि और रैयतवाड़ी भूमि वही जोड़ा गया, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये जैसा 1955 में था वैसा ही 20 जून 1979 तक बना रहा। 20 जून 1979 में परिवर्तन सिर्फ इतना आया कि इसमें 31 हट गया। इससे पहले 31 भी था क्योंकि उस समय 31 समाप्त हो गया। बाकी शेष ये 1955 से लेकर आज तक ऐसे ही है। तो 5 उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण अगर होगा तो आज भी उसे 14-19 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। ये जो ऊपर 5 उद्देश्य लिखे हुए हैं, ये ऊपर जो 5 उद्देश्य लिखे हुए हैं, इनके लिए अगर किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण हुआ, क्योंकि 5 में कामे संपदा लिखा है खाली, ठीक है, और बाकी खा गा घा वा, गा में संपत्ति है, ठीक है ना, सॉरी खा में संपत्ति है, गा में कारपोरेशन के एमलगेमेशन की बात है, ठीक है, घा में प्रबंध करने वाले जो लोग हैं उनके अधिकारों की बात है, और वहां में खान और खरीदों से संबंधित मामले हैं, ठीक है ना। संपदा केवल शब्द का में प्रयुक्त है। तो आज भी 14 और 19 इसके आधार पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर इन 5 प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई कानून बनेगा तो कोई चुनौती नहीं। हाँ, स्टेट बनाएंगे तो स्टेट राष्ट्रपति के एसेंट लेंगे, और सीलिंग की सीमा के भीतर निजी जोत की भूमि किसी के अर्जित की जाएगी तो आज भी उसे मार्केट वैल्यू के बराबर प्रतिकर देना है, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू के बराबर मिनिमम देना है, उससे ज्यादा देना चाहते हो तो दे दो,
ज्यादा पर कोई मिनिमम फिक्स करता है, कानून हमेशा मिनिमम। लेकिन ये दिखावटी है, क्योंकि सीलिंग की सीमा का फिक्सेशन आप ही के हाथों में है, ठीक है। और सीलिंग का कानून आज तो सब जगह है, लगभग सभी जगह, लगभग नहीं सब जगह, लेकिन 1955 में जब आपने जोड़ा था तब नहीं था। और सीलिंग फिक्स करना आज भी आपके हाथ में। तो अगर आप चाहेंगे तो जब चाह ले किसी की निजी जोत की भूमि ले ले और तो एक पैसा प्रतिकर न दे। हालांकि आज की डेट पर यह बड़ा असंभव है। कारण ये कि अब माहौल पूरे देश का बदल चुका है, ठीक है ना, माहौल पूरे देश का बदल चुका है। और अब तो स्थिति यह आ गई है कि भले ही अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार इस रूप में समाप्त हो चुका है और 301 की भाषा 31 से एकदम भिन्न है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम लोग जब 300A देखेंगे तो वो 31 से भी ज्यादा प्रभावी रूप से आज 300A के अर्थान्वयन के आधार पर लागू हो रही है। और इसका प्रमाण ये है कि आज जो कंपनसेशन लोगों को मिल रहा है, पहली चीज तो मिल जरूर रहा है, पहली चीज तो मिल जरूर रहा है, और दूसरा जो मिल रहा है वो इतना अधिक मिल रहा है कि अब लोग चाहते हैं हमारी संपत्ति अधिग्रहित हो जाए। आज से 10 साल पहले लोग रोते थे कि मेरी संपत्ति का एक्विजिशन हो गया, मेरी संपत्ति अधिग्रहित हो गई, और अब चाहते हैं कि संपत्ति अधिग्रहित हो जाए। तो अब देश में बदलाव है बहुत ज्यादा। लेकिन ये जिस मंशा के साथ जोड़ा गया है 1955 में, हमारा सवाल उस मंशा पर है, ठीक है ना। आज जो स्थितियां बनी है वो तो अलग ही है, ठीक है। तो ये आपका 31A सेकंड प्रोविजो, ठीक है, सेकंड, परंतु जो निजी जोत की भूमि सीलिंग की सीमा के भीतर अर्जित किए जाने की क्षमता, अर्जित, अच्छा एक चीज और, अर्जन होना चाहिए, अर्जन। निजी जोत की भूमि अर्जित, अर्जित, निजी जोत की भूमि अर्जित की जाए, सीलिंग की सीमा के भीतर हो तब। अच्छा अर्जित नहीं किया, डिप्राइव किया, तब ये परंतु फिर लागू नहीं हो रहा। 1955 में अर्जित नहीं किया, डिप्राइव किया। आपको बताया था अर्जन और वंचन फर्क है। अर्जन में स्टेट अपने हाथों में लेगा सारी चीजें, और वंचन में अपने को छोड़कर चाहिए से दे दे, और किया, ठीक है। ये खलिहान की भूमि है, शमशान की भूमि है, ये अनुसूचित जातियां अन्य लोगों के लिए आवास बनाए जाएंगे, इसके लिए भूमि देंगे। वो कहां से आई? सारे कृषकों से ही तो ली गई, सारे कृषकों से ली गई, लेकिन अर्जन नहीं हुआ, क्योंकि स्टेट ने थोड़ी ली भाई, स्टेट ने थोड़ी ली। स्टेट जब ले तब अर्जन है, स्टेट ले तो अर्जन है, और अदरवाइज डिप्राइवेशन है, ठीक है। और यहां क्या लिखते हैं? अर्जन होना चाहिए, सीलिंग की सीमा के भीतर होना चाहिए। अब अर्जन हुआ ही नहीं, फिर प्रोविजो लागू नहीं हो रहा। इसका मतलब इतनी चतुराई से आपने इस प्रोविजो को बनाया कि हम लिखें तो कि मार्केट वैल्यू के बराबर प्रतिकर दिया जाएगा अगर किसी की निजी जोत की भूमि सीलिंग की सीमा के भीतर अर्जित की गई, ताकि लोगों को यह लगे कि सरकार कितनी बेहतर काम कर रही है, कम से कम बड़ों का ले रही, छोटे जोतदारों का ध्यान रख रही है। लेकिन जब इनफैक्ट इसे लागू किया जाएगा तो किसी के पक्ष में कुछ नहीं आएगा, किसी की भी भूमि कभी भी चली जाएगी। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो कृषि सुधारों के लिए किया जा रहा था, तो रावण भी तो कहता था कि हम सब कुछ भले के लिए ही कर रहे हैं। दुनिया में डकैत वो भी तो यही कहते हैं, ठीक है, कि साहब हमारे पास तो हम तो बड़ों को लूट रहे, गरीबों को दे रहे। जितने गलत काम हो रहे हैं वो तो भले के हम पर ही रहे, ठीक है ना। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, आप देखेंगे। और ये आज भी है, यद्यपि अब देश का वातावरण बहुत बदल चुका है, अब ये बातें इस तरह नहीं चल सकती। लेकिन जिस रूप में ये जोड़ा गया,
उस स्थिति को देखने पर ये ऑब्जेक्शनेबल दिखाई देता है। और भी जब 31 बी की बात करेंगे तब तो हद ही हो जाएगी, और जब 31 सी की बात करेंगे तो उससे भी ज्यादा हद हो जाएगी। ठीक है, अभी तो 31 ए की ही बात कर रहे हैं, तो जो 31 बी और 31 सी की तुलना में तब भी जस्टिफाइड दिखाई देता है। ठीक है ना। अच्छा, 31(2) इस अनुच्छेद में संपदा, अब ये संपदा यानी स्टेट यानी काखंड में संपदा शब्द का प्रयोग किया ना, तो संपदा का अर्थ क्या है, इस पर कल हम बात कर चुके हैं। ठीक है ना, कि संपदा पूरे देश में एक जैसी नहीं समझी जाती थी। ठीक है, और संपदा से अर्थ भूमिधरी की भूमि से ही है। इसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक में जागीर, इनाम, मुआफी ये सारे शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि संपदा से मतलब इनका जमींदारी की भूमि से ही है। ठीक है ना, अर्थात भूमिधरी की भूमि से ही है, क्योंकि जमींदारी की भूमि ही अंततः भूमिधरी की भूमि बनी। ठीक है, और देश के विभिन्न हिस्सों में संपदा के भिन्न भिन्न अर्थ समझे जाते थे, इसीलिए इन्होंने जो 31A सबसेक्शन 2(1) बनाया, उसमें लिखा कि संपदा का अर्थ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देश के जो भी भूमि विधियां लागू हैं उनमें जो संपदा का अर्थ बताया गया वो माना जाएगा, ताकि ये तय हो कि संपदा का मतलब भूमिधरी की भूमि से ही है। और अगर भूमिधरी से संबंधित विभिन्न विधियां देश के विभिन्न हिस्सों में लागू है और उनमें संपदा शब्द का प्रयोग ही नहीं, तो भूमिधरी की भूमि को जिस शब्द से, ठीक है, वर्णित किया गया हो उस भूमि को ही संपदा के अर्थ के अंतर्गत में माना जाएगा। इस अर्थ को देने वाली भाषा का प्रयोग ही इन्होंने 31(2)(1) में कर दिया, 31A सबसेक्शन 2(1) में किया। ठीक है ना। 2 में इन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी। ठीक है ना, ये रैयतवाड़ी की भूमि नहीं थी पहले, इसी को लाए थे 17वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 31(2) में पहले जो था, ठीक है, केवल का 1 यही था। ठीक है। अच्छा, दूसरा और तीसरा ये संविधान के 17वें संशोधन से लाए थे, दूसरा और तीसरा दोनों जो है 17वें संविधान संशोधन से आए, जिसको सज्जन सिंह और गोलकनाथ में चुनौती मिली थी, क्योंकि रैयतवाड़ी की भूमि शामिल ही नहीं थी, तो इसको इन्होंने शामिल किया था 17वें संविधान संशोधन से। ठीक है, और कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए धृत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चरागाह या भूमि के कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभोग में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल भी हैं। ये सारा कुछ संपदा समझा जाएगा। का 1, 2, 3 इसमें जो कुछ है ये सब संपदा समझा जाएगा। और जब इसका अर्जन होगा, निर्वापन होगा या मॉडिफिकेशन होगा, परिवर्तन होगा अधिकारों का, ठीक है, इसका परिवर्तन होगा, मीनिंग भाई इसमें जिसके अधिकार हैं, इस संपदा समझे जाने वाली भूमि में, तो उसके अधिकारों का निर्वापन, परिवर्तन या अर्जन किए जाने की दिशा में है। 14, 19, 31 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। 31 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी, ठीक है, 4th अमेंडमेंट पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 20 जून 1979 को 31 हट जाएगा। आज 20 जून 1979 के बाद का ये, ठीक है ना। तो आपका 31A में 2 सबसेक्शन में जो काखंड है उसमें पहले 1 था, 2 और 3rd बाद में जोड़ा, और ये सारी भूमि क्या मानी जाएगी, संपदा मानी जाएगी। ठीक है, और इसमें जब परिवर्तन होगा तो आज 14, 19 के आधार पर जब ये किया गया था, तो 14, 19, 31 के आधार पर अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी चुनौती नहीं मिलेगी। ये इन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म और काखा गाघा वहां
में वर्णित उद्देश्य पूरे किए जा सके, इसके लिए 31A को इसमें जोड़ा, ताकि बिना कंपनसेशन दिए हम ये सारा कुछ कर पाए। ठीक है ना, इसके लिए इन्होंने जोड़ा। लेकिन सिर्फ संपत्तियां इसी प्रकार की नहीं होती, अन्य प्रकार की भी होती हैं। ठीक है ना, अन्य प्रकार की भी होती है, इसलिए उस प्रकार की संपत्तियां जो यहां वर्णित नहीं है, अगर एक्वायर की जा रही थी, तो इस 4th अमेंडमेंट अर्थात 1955 में भी इस सब के बाद भी प्रतिकर की बात चलती रही। ठीक है ना, और प्रतिकर की बात जब चलती थी तो 31 के हिसाब से डिसाइड होता था। ठीक है, 31 में वो शब्द लाए थे, सिद्धांतों का विवरण, वो सारी चीजें, उसके हिसाब से प्रतिकर डिसाइड होता था। जब ये 5 उद्देश्य होते थे तो प्रतिकर का सवाल ही नहीं उठता था। ठीक है, 14, 19, 31 के आधार पर। और अगर इन्होंने प्रतिकर की व्यवस्था कर दी एक्ट में, जैसे भाई इनका मन हो गया ना, चाहे करें और चाहे ना करें, अगर नहीं की तो 31 के आधार पर चुनौती आप नहीं दे पाएंगे, कर दी तो 31 सही। फिर प्रतिकर की एडीकेसी के सवाल पर आप कोई प्रश्न नहीं उठा सकेंगे। इस ढंग से प्रतिकर की संपूर्ण व्यवस्था इन्होंने अपने हाथों में ले ली। ठीक है ना, ये हुआ। अच्छा, खा कहता संपदा में के अधिकार। तो अधिकार शब्द के अंतर्गत क्या क्या है? तो अधिकार पद के अंतर्गत किसी संपदा के संबंध में किसी स्वत्वधारी यानी मालिक, उप स्वत्वधारी, अवर स्वत्वधारी, भूधृतिधारक, ठीक है, रैयत, अवर रैयत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे। ये सब इन्होंने कहा। या अन्य मध्यवर्ती में निहित, मध्यवर्ती कौन होता था? जमींदार। इसका मतलब या अन्य शब्द से पहले जो कुछ लिखा है ये जमींदारों के विभिन्न प्रकार हैं, या जमींदार को इन नामों के अलावा अन्य किसी नाम से जाना जाता तो उसके अधिकार, ठीक है ना, यहां शामिल माने जाएंगे। लेकिन केवल जमींदारी नहीं, तो कहा या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे। ठीक है ना, यानी जमींदारों के पास जो जमीन थी उसके संबंध में भू राजस्व के जो अधिकार उनके पास थे, उन अधिकारों का अर्जन किया जाए, या उनकी सांपत्तिक संपदा में के अधिकारों का अर्जन किया जाए, तो प्रतिकर का सवाल नहीं उठेगा। ये सारी स्थिति निकल कर आई। और अगर जमींदारों के अतिरिक्त किसी की भूमि का अर्जन किया जा रहा है जो जमींदार नहीं है, तो फिर वो परंतु किन्होंने बनाया था कि उसकी निजी जोत की भूमि है, ठीक है, सीलिंग सीमा के भीतर है, तो हम उसे मार्केट रेट से प्रतिकर देंगे। ठीक है, जमींदार को हम नहीं देंगे, ये इन्होंने किया। लेकिन जो परंतु की भाषा है वो ऐसी है कि निजी जोत, जमींदार के अतिरिक्त ऐसा जोता जिसकी निजी जोत की भूमि आप अधिग्रहित कर रहे हो, उसे भी चाहो तो कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है ना, अरे भाई परंतु कब लागू होगा? परंतु तब लागू होगा जब निजी जोत की भूमि हो, सीलिंग का ला हो, सीलिंग पर फिक्स, ठीक है, सीमा हो, और सीमा आप पे बदली ना हो, तब मार्केट रेट से प्रतिकर का सवाल उठेगा। अगर इनमें से एक भी बात नहीं तो उसकी निजी जोत की भूमि ले लो। तो अगर आप चाहो तो प्रतिकर दो, चाहो तो ना दो। नहीं दिया तो 14, 19, 31 इसके आधार पर उसको चुनौती मिलेगी ही नहीं, क्योंकि परंतु तो फिर लागू नहीं हो रहा, फिर तो 31 से लागू हो रहा। और अगर आपने प्रतिकर की व्यवस्था मानो कर भी दी, ठीक है, तो एडीकेसी के आधार पर उसको चुनौती नहीं मिलेगी, ये 31 में लिखा हुआ। तो आपने फुल प्रूफ सब प्रकार के भूमिधरों की भूमि अर्जित करने की व्यवस्था अपने हाथों में कर ली। ठीक है, ये स्थिति निकलकर आई 31A से। ठीक है, और इस 31A को 1955 में वर्णित किया गया। 31A पहली बार 51 में आई है, लेकिन तब केवल जमींदारी विनाश ये लक्ष्य था। और उसके बाद 4th अमेंडमेंट, इससे ये जो वर्तमान में है ये लाया गया। इसमें संशोधन सिर्फ 31(2) का, उसमें 2 और 3 जोड़कर किया गया है, शेष कोई संशोधन नहीं किया गया।
ये 20 जून 1979 तक सच लागू होता रहा। 20 जून 1979 को सिर्फ इतना परिवर्तन आया कि इसमें जो पहले 14/19/31 लिखा हुआ था, 31 हट गया। 14/19 आज भी उपरोक्त उद्देश्यों से लागू नहीं होगा। जमींदारी खत्म हो चुकी है, इसलिए आज की डेट पर 31/2 खाखंड का कोई मतलब नहीं बचा। ठीक है ना, खाखंड का कोई मतलब नहीं बचा, लेकिन शेष आज भी लागू हो रहा है। स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएंगे तो राष्ट्रपति की अनुमति लेंगी ही लेंगी। ठीक है, और टोटल जो फ्रेम सामने आता है वो ये दर्शित करता है कि सिर्फ मनमानी करने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये दिखाई देता है कि साहब जो है बिना प्रतिकर दिए लोगों के भले के लिए जमीन अर्जित कर ली जाए, लेकिन जिस ढंग से ये भाषा लिखी गई है उस ढंग से सारे अधिकार सरकार के पास जा रहे हैं, या यूं कहें विधायिका के पास जा रहे हैं। और चूंकि विधायिका में सरकार ही बहुमत पे होती है, तो इसलिए यह कहना सच्चाई के ज्यादा नजदीक होगा कि सारे अधिकार सरकार के पास जा रहे हैं। और 31 से आज भी इस रूप में बना हुआ है। तो 31 से 14/19 के आधार पर आज क्या माना जाएगा, 14/19 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। अगर 5 उद्देश्यों के लिए जमीन का अर्जन किया जा रहा है, स्टेट अगर ले रहा है, स्टेट यानी राज्य, राज्य यानी राज्य की विधायिका, तो उसे केंद्र की अनुमति चाहिए। निजी जोत की भूमि है, सीलिंग लॉ है, सीलिंग की सीमा के भीतर ली जा रही तो मार्केट वैल्यू मिनिमम कंपनसेशन के तौर पर दी जाएगी। संपदा का क्या अर्थ है, ये 31/2 बता रहा। ठीक है, 31/2 में जो काखंड है उसमें 3 उपखंड हैं। उनमें से पहला उपखंड 4th अमेंडमेंट में ही था, दूसरा और तीसरा 17वें संविधान संशोधन से जोड़ा। ठीक है, खाखंड 31/2 में जो है वो मध्यवर्ती के अधिकारों के अर्जन से संबंध रखता है और भू राजस्व से संबंधित अधिकारों में परिवर्तन से संबंध रखता है। अगर ये विषय किसी भी अधिनियम के हैं तो उसे 14/19 के आधार पर अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आज भी चुनौती नहीं मिलेगी। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि अमुक की संपत्ति अर्जित की और ठीक है हमारी अर्जित नहीं किया, मेरी अर्जित की, उनकी अर्जित नहीं की, जबकि हम लोग समान स्थिति में ही रह रहे हैं, अर्थात वर्गीकरण ठीक नहीं किया गया, ये सवाल ही नहीं उठेगा क्योंकि 14 लागू ही नहीं। ठीक है ना, 14 लागू ही नहीं अगर उपरोक्त 5 उद्देश्यों के लिए जमीन अधिग्रहित हो रही। 19 लागू ही नहीं, लेकिन 19 अब ज्यादा, 19 लागू नहीं, इस बात का अब ज्यादा मतलब नहीं बचा क्योंकि 19 1F समाप्त। ठीक है ना, और 19 में संपत्ति से संबंधित मामले अधिकतर 19 1F में ही आते थे। तो आज की डेट पर 19 समाप्त हो गया। ठीक है, वो तो सॉरी, आज की डेट पर 19 लिखा हुआ है, इस बात का भी ज्यादा मतलब नहीं बचा। आज की डेट पर मतलब जो बचा कि 14 लागू नहीं, इसी का बचा। ठीक है, इसके अलावा बहुत मतलब 31 का नहीं बचा, लेकिन निरर्थक हो गया ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि 14 तो लागू नहीं हो रहा और 14 युक्ति संगत कानून की बात करता है। ठीक है ना, युक्ति संगतता की बात करता है, निरंकुशता के अभाव की बात करता है और उपरोक्त 5 उद्देश्यों से निरंकुश कानून भी बनाए जा सकते हैं क्योंकि आज की डेट पर 14-19 भी इन उद्देश्यों पर लागू नहीं होता और 19 में से जिस सबसेक्शन का संबंध इन विषयों से हो सकता था वो विषय वो स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी है। इसलिए आज की डेट पर 31 से उपरोक्त उद्देश्यों के लिए निरंकुश कानून बनाने की भी इजाजत दे रहा है। ठीक है ना, ये 31 है और 31B भी 1951 में जोड़ी गई। ठीक है, और उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है ना, वो सच आज भी मौजूद है।
ठीक है ना। तो 1951 में कैसे जोड़ी गई, किस रूप में जोड़ी गई, और आज तक उसका क्या प्रभाव है, इसकी चर्चा कल कर लेंगे, देखेंगे बात, ठीक है, बाद में।